एक के बाद एक लगातार हमारे मिग प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं। सेना के पास जो रशिया से खरीदे प्लेन्स हैं, जो पुराने हो चले हैं, वो क्रैश होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए वो पायलट भी खत्म हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं इन प्लेन्स के चलते, इन पुराने हो चुके प्लेन्स के चलते। हाल ही में विपिन रावत जी, देश के सीडीएस, पहले सीडीएस की मृत्यु का निधन का शहीद हो जाना एक बहुत बड़ा संदेश है भारत देश की खुद की एविएशन इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की, क्योंकि भारत खरीदता है ये सारे हेलीकॉप्टर्स, ये सारे प्लेन दूसरे देशों से, जिसकी वजह से भारत को न सिर्फ ये महंगा पड़ता है बल्कि इसके चलते काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी लगातार होने लगे हैं। और महंगे पड़ने की वजह से भारत नए अपडेटेड जो प्लेन्स हैं उनको खरीदने में उतना सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी दूसरी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से भारत उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता रक्षा सौदों में, और करता भी है तो कंट्रोवर्सीज में घिर जाता है। तो आज का वीडियो एक बहुत बड़े सवाल को खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब भारत अंतरिक्ष में मंगल ग्रह तक एक हॉलीवुड फिल्म के बजट में एक सैटेलाइट भेज सकता है, तो क्यों फिर भारत खुद का एरोप्लेन, खुद के हेलीकॉप्टर्स नहीं बना सकता? क्यों भारत के एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स दुनिया के एविएशन मार्केट में तहलका नहीं मचा रहे? क्यों इतने सारे साइंटिस्ट, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री के हो, चाहे वो नासा के हो, चाहे एरोस्पेस के हो, चाहे इलॉन मस्क की कंपनी में काम कर रहे बहुत सारे भारतीय हो, जब ये सारे एक्सपर्ट्स भारतीय हैं, तो क्यों भारत खुद की टेक्नोलॉजी एविएशन इंडस्ट्री में एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स बनाने में खर्च नहीं कर सकता? जब हमारे साइंटिस्टों के पास इसरो में, डीआरडीओ में, सब जगह ऐसे साइंटिस्ट, खुद कलाम जी के द्वारा जितने भी ट्रेंड साइंटिस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। भारत के पास होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। जब सब कुछ भारत के पास में है, भारत कम लागत में मंगल ग्रह तक सैटेलाइट भेज सकता है, तो भारत कम लागत में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स हमारी परिदृश्य को देखते हुए, भारतीय परिदृश्य को देखते हुए क्यों नहीं बना सकता? क्या कारण है? क्यों भारत खुद के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स नहीं बना सकता? क्या इसके पीछे पॉलिटिकल विल की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, या आप ये कहेंगे कि देश के राजनेता बार बार पैसा खाने के चक्कर में, दलाली खाने के चक्कर में, अगर राजनेताओं को दोष नहीं देना चाहते तो जो नौकरशाह हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हुए, जो लोग इन रक्षा सौदों को बीच में मीडिएट करते हैं, इनकी लाइजनिंग करते हैं, फलाना देश से खरीदो और वहां से खरीद के लाख रुपए का सामान है उसको 1,50,000 में भारत सरकार को टिकाओ, इस तरीके का काम करते हैं, इस चक्कर में ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसके पीछे का कारण? आज इस वीडियो में हम उन सारी चीजों पे, उन सारे एस्पेक्ट्स पे, उन हर पर्सपेक्टिव पे नजर डालेंगे, हर एंगल से नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत, जिसके इतने सारे एक्सपर्ट्स एरोस्पेस में, अंतरिक्ष के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वो आज धरती के ही स्ट्रेटोस्फीयर में, धरती के ही आबहवा में, वातावरण में अपने लिए एक विमान नहीं बना पा रहा है खुद का स्वदेश, और बना भी रहा है तेजस जैसे विमान और कुछ और विमान, वो बहुत सीमित नंबर्स में बना पा रहा है और उतनी टेक्नोलॉजी से लैस भी नहीं है जैसे कि अमेरिका के हैं, जैसे रूस के हैं। क्यों भारत ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहा है एक खुद परमाणु संपन्न देश होने के बावजूद? आज समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें कुछ कहानियां जो है वो सुननी पड़ेंगी, कुछ घटनाओं को समझना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो आप सब जानते हैं कि एक मार्केट में जब कोई नया मार्केट खुलता है तो उसमें एक बिग बॉस रहता है जो सबसे पहले धंधे को शुरू करता है। तो एविएशन इंडस्ट्री में इस धंधे को सबसे पहले शुरू किया था बोइंग कंपनी ने, और बोइंग कंपनी ने उस वक्त अमेरिका को प्लेन्स, विमान, हेलीकॉप्टर्स उपलब्ध कराए थे जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वर्ल्ड वॉर के समय। तो सबसे ज्यादा प्लेन्स की जो खपत करी गई थी वो बोइंग कंपनी के द्वारा की गई थी, जिसके चलते बोइंग कंपनी को काफी सारा फंड मिला, काफी सारा मुनाफा उसने कमाया, और इसके चलते उसके जो पैठ थी अमेरिकी सरकार में वो बहुत गाढ़ी हो गई। एक चीज को समझिए दोस्तों, जिस तरीके से भारत में लॉबिंग, पॉलिटिकल लॉबिंग कंपनियां नहीं कर सकती, हम बताएंगे आपको लॉबिंग क्या होता है, जिस तरीके से भारत में लॉबिंग प्राइवेट कंपनियां भारत सरकार के साथ नहीं कर सकती, वैसी लॉबिंग यूरोपियन कंट्रीज में लीगल मानी जाती है। यानी कि एक कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की लॉबिंग खुलकर कर सकती है एक सरकार के माध्यम से। अगर बोइंग कंपनी थी तो बोइंग कंपनी ने खुलकर लॉबिंग की वहां के पॉलिटिकल लीडर से, उनसे कहा कि हमारे हिसाब से लॉज को बनाइए कि हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए ये इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये विमान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे हिसाब से रूल बनाइए ताकि हमें काम करने में आसानी होगी। इसे कहा जाता है लॉबिंग, और इस लॉबिंग को इलीगल वे में भी पुश कर दिया जाता है।
और यही किया बोइंग कंपनी ने। बोइंग बिग बॉस था और सबसे पहली कंपनी थी एविएशन इंडस्ट्री की दुनिया में, जिसके चलते उसने काफ़ी सारा फंड कमाया और उस फंड को इस्तेमाल करते हुए और अमेरिकी सरकार की युद्ध से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उन्होंने पूरा अधीन बना लिया अमेरिकी सरकार को अपना खुद का। और उसके बाद बोइंग कंपनी ने उस किसी भी कंपनी को खड़ा होने नहीं दिया जो उसकी कंपटीशन में मार्केट में उतरना चाहती थी। आपको बता दें, कोई भी कंपनी उतरती थी तो बोइंग कंपनी अपनी लॉबिंग का जो है इस्तेमाल करती थी और दूसरी कंपनी पर ऐसे टैक्सेस, इस प्रकार के कर लगवा देती थी जिसके चलते वो कंपनी घाटे में आ जाती थी और उसके बाद बोइंग कंपनी उसे खुद असिमिलेट कर लेती थी। इससे बचने के लिए, बोइंग कंपनी के प्रभुत्व से बचने के लिए एविएशन इंडस्ट्री में आपको बता दें, बोइंग का मुकाबला करने के लिए जर्मनी, यूरोप, फ्रांस ने अपनी छोटी एविएशन कंपनी को मर्ज कर एयरबस की स्थापना की। समझ रहे आप? एयरबस को भी खुद अपने आप को, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए 4-5 देशों की कंपनियों को एक साथ मर्ज करना पड़ा, तब एयरबस बनी और तब जाकर इतने लोगों के फंड की वजह से, इतने सारे फंड्स की वजह से एयरबस बोइंग का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो पाई, अन्यथा चांस ही नहीं था। आज की तारीख में ये दोनों कंपनियां, एयरबस और बोइंग, इन्होंने एविएशन सेक्टर का 98% हिस्सा कैप्चर किया हुआ है और इन्हें इनके देश की सरकारें फुल तरीके से सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इन सरकारों को चाहिए प्लेन्स, इन सरकारों को चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स। कहाँ जाएंगी? अगर कोई एयरक्राफ्ट बनवाना है इन सरकारों को तो उनको इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए सरकारें अधीन है इन कंपनीज के और इनके हिसाब से ही रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। और ये जो कंपनियां होती है बोइंग और एयरबस जैसी, ये दूसरी कंपनियों को मार्केट में उतरने नहीं देती। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इन दोनों बड़ी कंपनियों ने तय किया कि ये दोनों बड़ी कंपनियां छोटे रूट में परफॉर्म नहीं करेंगी। छोटा रूट जो होता है, जो डिस्टेंस कम रहता है, उस रूट के लिए हम विमान ही नहीं बनाएंगे, उन्होंने कह दिया। इसके चलते छोटे रूट पे काम करने के लिए दूसरी कंपनियां अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने लगी, अपने प्लेन्स बनाने लग गई। इसमें एक कंपनी थी बॉम्बार्डियर। लेकिन जब पता चला बोइंग और एयरबस को कि एक नई कंपनी खड़ी हो रही है जो छोटे रूट पे काम करने के लिए राजी हो गई है, और बोइंग और एयरबस ने तो ऐसे ही मना कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कोई दूसरी कंपनी खड़ी हो गई है जो इन छोटे रूट्स पे अपना धंधा बढ़ाने वाली है, तो इन्होंने क्या किया पता है? मिलकर लॉबिंग की और कुछ ऐसा किया कि इस कंपनी के ऊपर, बॉम्बार्डियर के ऊपर में 300% का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया गया बड़े बड़े देशों में, यानी कि अमेरिका जैसे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में। अब जिस देश को ये छोटे रूट पे चलाने के लिए इन प्लेन्स को खरीदना था, अब उसके ऊपर में तो 300% इंपोर्ट टैक्स लग गया, लॉबिंग के चलते, इनकी सांठ-गांठ के चलते सरकार के। तो बॉम्बार्डियर का प्लेन भला कौन सा देश खरीदेगा? किसी ने नहीं खरीदा। हुआ क्या? बॉम्बार्डियर बुरी तरीके से फेल हो गई, घाटे में चली गई। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एयरबस ने इस हालात का फायदा उठाकर 60% बॉम्बार्डियर के शेयर को खरीद लिया। एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी रिसर्च की, अपने प्लेन्स डेवलप की, पूरी मशीनरी डेवलप की, प्लेन्स को बनाने की कारखाना अपने एस्टैब्लिश किया, पूरी मेहनत कर ली, बेचारी फेल हो गई। उसके बाद एक बड़ी कंपनी पहुंची, उसे फेल करने के बाद बोला मुझे बेच दो। उसने पूरा कारखाना उसका खरीद लिया और अब उसके ऊपर वो उसको बना बनाया सब कुछ मिल गया और उसके बाद वो अपने प्लेन सब बनाएगी, वहां से अब मुनाफा कमाएगी। समझ रहे हो किस तरीके से ये दो बिग बॉस जो है इस एविएशन इंडस्ट्री के बुली करते हैं नई कंपनियों को। सेम ऐसा ही किस्सा चाइना के साथ हुआ। चाइना जो पूरे दुनिया के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मशहूर है, महामारी के दौरान जब प्रोडक्शन एकदम गिर गया सब चीज़ों का, क्योंकि चाइना ने प्रोडक्शन कम कर दिया था, तो सोचिए चाइना ने कोशिश करके देख ली एविएशन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए। उसने अपनी खुद की एविएशन कंपनी लॉन्च की। लेकिन हुआ क्या? उसने 2 पैसेंजर प्लेन बड़ी रिसर्च के बाद रेडी किए, पैसेंजर प्लेन, और उसे इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने के लिए पहुंची। क्योंकि किसी भी कंपनी को जो ये बनाएगी, ये प्लेन्स बनाएगी, वो कम मात्रा में अगर बनाएगी तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो वो कोई भी कंपनी अगर कुछ भी प्लेन बनाएगी तो चाहेगी उसे उसके ग्राहक ज़्यादा हों, हर देश उसके प्लेन्स को खरीदे, तब जाकर उसका कॉस्ट निकलता है। ऐसी स्थिति में जैसे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची चाइनीज कंपनी, तो उसे बुरी तरीके से फेल कर दिया गया। यूएस एविएशन अथॉरिटी ने उसके हर प्लेन को फेल कर दिया, जबकि उसके सारी जितने भी फ्लाइंग के रिकॉर्ड थे वो क्रैश लेस थे, कभी क्रैश नहीं हुए थे, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा होने के बावजूद उसको फेल कर दिया गया। और बोइंग के इतने सारे प्लेन क्रैश हो चुके हैं, फिर भी वो सक्सेसफुल है, उसे अप्रूव कर दिया गया। इसके चलते जोरदार नुकसान हुआ। अब 20 प्लेन बनाए बेचारी चाइना की कंपनी ने और खुद अपने देश में चला रही है, तो वो भी ठप हो गई। अब ऐसी स्थिति में अगर भारत इस इंडस्ट्री में उतरेगा तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। एक तो हमारे पास फंड उतना नहीं, एक प्लेन को बनाने का डेवलपमेंट जो कॉस्ट आता है वो 10 से 20 बिलियन का खर्च आता है। रनवे पर पहुंचाने के लिए, रनवे पर खड़ा करने के लिए उसको 35 बिलियन का खर्च आता है एक प्लेन में। तो ऐसी स्थिति में तो हमें फ़ायदा इसी में है कि हम दूसरे से खरीदें, खुद का बनाने में बिल्कुल ध्यान मत दें, क्योंकि खुद हम बनाने जाएंगे तो हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा। 1-2 प्लेन्स तो बना नहीं सकते, और अगर कम बनाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत लोड पड़ जाएगा इकोनॉमिकली। इसी के चलते भारत में नहीं बनाया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ करप्शन का बोल बहुत बुरी तरीके से भारी है, बोलबाला है, चारों तरफ करप्शन है। तो करप्शन के चलते भी भारत इस इंडस्ट्री में नहीं उतर सकता।
इन चीज़ों की वजह से आज हालात ये हो गए हैं कि भारत चाह कर भी इस इंडस्ट्री में अपना जो है प्रोडक्ट नहीं उतार पा रहा है और ना ही मुनाफा कमा पा रहा है और ना ही जो है अपने देश में खुद का स्वदेशी एरोप्लेन उतार पा रहा है। तेजस प्लेन जैसी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है और हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसी सरकार आए जो करप्शन को देश से पूरी तरीके से साफ कर दे, जिसका पॉलिटिकल विल हो और सब कुछ सुचारू रूप से चले। वैसी स्थिति में हम भारत में भी हमारे खुद के बनाए हुए स्वदेशी प्लेन्स को देख पाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को जो ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो से, तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।